हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। और ये जो हमारा सेक्शन रहेगा ये हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन होने वाला है। और आज का जो पेपर है वो यकीन मानिएगा, आज का जो पेपर की शिफ्ट थी वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी जो उस दिन पूछा गया था। ठीक है, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर 2012 में मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर जीके का सेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ पूछा गया था, मतलब टफेस्ट शिफ्ट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जीके के लिहाज से। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले ये सारी वीडियो एक बार देख लेनी है कि किस किस टाइप से पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपको अब आगे किस लेवल की तैयारी करनी है। हम अपने इसी चैनल पे आपको बिल्कुल इसी लेवल की तैयारी कराएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है टीसीएस का, बिल्कुल उसी लेवल की आपको तैयारी देखने को मिलेगी। चैनल पे जुड़िएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सभी को टेस्ट लगाना है। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी क्या करें, टेस्ट लगाएं। देखो 50 क्वेश्चन पूरे हैं, जिसके अंदर मिनिमम मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन हैं। और अगर आज के टेस्ट में आपने 40 में से सिर्फ 18 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए ना बिल्कुल सही, तो समझ लेना कि आप अभी भी पेपर दे सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी है। बस इतना टफ पेपर पूछा गया था, मैं सिर्फ 40 में से 18 क्वेश्चन ही ठीक करने का टारगेट दे रहा हूं। बढ़ते हैं सेशन में। देखिए पहला क्वेश्चन पर जाने से पहले देखो, ये ओरिजिनल पेपर आपके सामने है। यहां पर हम टेस्ट नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस को टाइप किया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंग भंग को डैश में निरस्त किया था। बंग भंग आंदोलन आपको पता होना चाहिए 1905 में शुरू हुआ था। 1905 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यहां पर जो भी भाई ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं 1911, उनका आंसर करेक्ट है। 1911 में बंग भंग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया? 90% ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। ठीक है, जो न्यायालय जो जस्टिस वगैरह की तैयारी करते हैं ना, लॉ वगैरह की, ये क्वेश्चन उनके लिए है। और ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डीपली है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, थोड़ा नया प्रश्न है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है वो 1984 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आज का पेपर तो भाई मैं भी बोलूंगा कि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा है। अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है। यह क्वेश्चन आपका पादप विज्ञान से है। किसका क्वेश्चन है? यह क्वेश्चन पादप विज्ञान से संबंधित है। आंसर करिए। अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है। अंगूर की बेल जो है यह एक आरोही बेल का उदाहरण है। ऑप्शन यहां पे आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को डैश कहा जाता था। वेरी टफेस्ट क्वेश्चन है ये आपका प्राचीन भारत का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री का। और ये क्वेश्चन यकीन मानिएगा बुक्स में तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है इसको। ये क्वेश्चन गूगल करने पर मिला है और थोड़ी सी और डिटेल भी मिली है इसके बारे में, है ना। पर वो डिटेल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है भाई। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो ये सार्थवाह कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। टेस्ट लगाते रहिए। देखिए गलत हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। पेपर आज का ये टफ पूछा गया है, जो पहले पूछा गया था ये वाला पेपर, तो आप तुक्के लगाएंगे तो भी चलेगा। कम से कम देखो तो सही क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आसान है, सभी ने पढ़ा होगा जो तैयारी कर रहे हैं। सर विलियम्स जोन्स द्वारा 1784 में डैश की स्थापना की गई। सिंपल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ज़्यादा समय नहीं देंगे, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2019 आईपीएल करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, तो हमने वो क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा कभी भी। 7 नंबर देखिए, डैश एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित हो जाती है। इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रश्न इजी है। ठीक है ना, अपना बेसिक लेवल का तरीका लगाओगे। ऐसे लंबी स्टेटमेंट वाले प्रश्न सिर्फ कंफ्यूज के लिए दिए जाते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से एक पॉइंट उठा लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोला है, वह बीमारी फेफड़ों में विकसित हो जाती है, यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करती है, लंग्स को प्रभावित करती है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्षय रोग ही ऐसा इकलौता रोग है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करो इसका आंसर। ये भी प्रश्न कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़ लो आप, पर कंफ्यूज हो जाओगे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद। अब इसमें जो ऑप्शन है ना वो इतना इजी है कि आप आसानी से कर पाओगे। चलिए सॉल्यूशन पर देखिए, हम ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे क्योंकि ओजोन ऑक्सीकरण नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, माफी चाहूंगा, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बनाया गया एक अणु है। ओजोन का सूत्र पता है, अगर आपको पता हो तो O3 ओजोन का सूत्र है। इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यहाँ पे 2 परमाणु नहीं होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों करंट अफेयर से थे तो हमने लिखा नहीं है, बस मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 3 करंट अफेयर आपके हो गए हैं आज के पेपर में। करंट अफेयर भी नोट करते रहिएगा किस किस टाइप के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है? ये क्वेश्चन भाई इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स से श्योरली आपके पास 2 से 3 या फिर 4 से 5 अगर शिफ्ट हार्ड बनाना हो तो ऐसे प्रश्न का आंकड़ा लेते हैं। इजी में 2 से 3 प्रश्न तो फिक्स हैं भाई, ये तो पैटर्न में है ही। अगर इसको टफ करना होगा तो 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स जितना भी पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा स्कोर कम ही रहता है, थोड़ा सा टफेस्ट है ये, है ना। देखो ध्यान से, अब क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति जो है वह किसी भी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर देखिएगा, ये प्रश्न तो बेफिजूल का पूछा गया है, बेफिजूल का प्रश्न बनाया है, बट अगर हम ऑप्शन पे चले जाएंगे ना तो प्रश्न ये आसान लगेगा आपको। देखिए क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंपल बताना है कि जो हमारे भारत में 41% लोग हैं वो सर्वाधिक पीने के लिए कौन सा जल यूज करते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा घरों में या तो ट्यूबवेल हैं या फिर हैंडपंप हैं, नलके हैं, है ना, या फिर ट्यूबवेल लगे हैं। देखो, कुआं यूज करते हैं लोग, गांव में करते होंगे, वैसे बहुत कम है, ना के बराबर है, बट कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे करते होंगे। भाई 41% तो नहीं होंगे ना, वो 50% के आसपास का आंकड़ा बोल रहा है। नदी से तो भाई पानी पीता नहीं है कोई। नल जो है, नल क्या है, अब नल भी ट्यूबवेल हैंडपंप से संबंधित है ना, उसी के थ्रू पानी आता है नल में। ये ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। ये प्रश्न देखिए उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन दोबारा से भी बन सकता है। प्रश्न क्या पूछा गया था, विनी महाजन डैश राज्य की पहली महिला सचिव थी। अब क्योंकि ये पहली महिला सचिव हैं तो ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी राज्य की पहली महिला सचिव कौन है? विनी महाजन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, ये किस राज्य की बनी थी? तो ये पंजाब की बनी थी। ऑप्शन डी पर आंसर करेंगे। 14 नंबर देखिए आपके सामने, बांगरूबा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? ऐसे नृत्य रिपीट हो सकते हैं, एग्जाम में वही नृत्य पूछे जाएंगे लगभग जो कि करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे। ज्यादातर करंट अफेयर से ही त्योहार, नृत्य, मेले ये सभी पूछे जाते हैं, है ना। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को। देखो, बागुरम्बा जो है यह बोडो जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह कहां पर होता है? तो यह असम में होता है। क्या पता किसी शिफ्ट में असम के बारे में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दून जिसको ड्यून्स और डैश शिवालिक के मध्य अनुदैर्य घाटियां हैं। हाँ जी, ये तो मैं क्या बताऊं, ये थोड़ा सा डीपली है ना। ऐसे प्रश्न अगर आपको नहीं आते तो यूज मत करिएगा, एग्जाम में ट्राई मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ध्यान रख लीजिएगा ऐसे प्रश्न 99% को नहीं आते होंगे। सब लोग तुक्का मारेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यहां पर निम्नतर हिमालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर, आदिच नल्लूर पुरातात्विक स्थल डैश राज्य में स्थित है। अब देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन शायद ही दोबारा कभी भी किसी एग्जाम में रिपीट हो, ऐसा प्रश्न है ये। और जिसने ये पेपर दिया होगा भाई, पेपर बहुत अच्छे लेवल का है और बहुत टफ पेपर है ये।
आदिच नल्लूर जो पुरातात्विक स्थल है यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन डी। देखो सारे के सारे इसको छोड़ देंगे तो सारे के सारे जो है वो साउथ के नाम है। हम नेल्लूर से तमिलनाडु कर सकते थे तब जब यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा होता, हम आसानी से कर सकते हैं। बट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हो सकते हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा एलिगेशन लगाओगे तो बहुत कुछ जो है आप पेपर में सोल्व कर सकते हो पहले ही। ठीक है, चिकनी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 17 नंबर है, इसका आंसर करो एक बार। 17 नंबर का आंसर करो। देखो ये जो 17 नंबर है ना, यहां पर वैसे भी ये प्रश्न आपको 90% लोगों को आएगा नहीं। मैं ऑप्शन डी पे जाऊंगा, यहाँ पे डी थोड़ा मिस्टेक से टाइप हो गया इधर। चिकनी मृदा जो है अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, ये गलत है। चिकनी मृदा आपको पता है अगर वो उसमें दलदल हो जाती है भाई, ये पानी काफी टाइम तक सोखती है वो, ठीक है ना, उसमें पानी कई कई दिन तक स्टोर रहता है। धूप लगने के बाद भी ऊपर से सूख जाएगा बट अंदर और बीच में उसके पानी रहता है, तो चिकनी मृदा काफी लंबे समय तक जल को स्टोर कर सकती है। 18 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया पर आधारित है, यानी कि सर्जरी पर आधारित है? ये प्रश्न अच्छा है, ये दोबारा भी आ सकता है किसी शिफ्ट में या फिर किसी और कभी एग्जाम में आ सकता है और आया भी होगा। सर्जरी पर कौन सी पुस्तक आधारित है? शल्य चिकित्सा पर। तो इस पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता यह जो पुस्तक है ये सर्जरी ऑपरेशन शल्य चिकित्सा पर आधारित है। 19 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? ये आसान प्रश्न है, ठीक है, और इसमें गलती का भी कोई चांस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 20। चौपड़ जिसे चौसर भी कहा जाता है एक प्राचीन भारतीय डैश था। एक बोर्ड खेल था, एक साहसिक खेल था, एक युद्ध कला थी, या फिर एक शस्त्र यानी कि हथियार था। चौसर पता है, महाभारत में चौसर खेला जाता था, याद है ना, उसी को चौसर बोलते हैं। यह जो खेल है ये बोर्ड पर खेला जाता है, बोर्ड पर कपड़ा बिछाते हैं तब खेला जाता है। ये बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है पासा फेंक। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया? देखो महापुरुषों के नारे हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये थोड़ा सा हटके है और अच्छा प्रश्न है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, और इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, यह नारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। 22 नंबर सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 23 नंबर देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जो 2011 में जनगणना हुई है वह कौन से नंबर की जनगणना थी, ये आपको बताना है। ए बी सी डी। अच्छा, डी में क्या कर देते हैं हम, 7 को डाल देते हैं ना, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करिए। अब देखो ध्यान से, स्वतंत्रता के बाद अगर वैसे बोले, आपको पता है नियमित रूप से जनगणना कब हुई है? 1872 में, सॉरी 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई है। मैंने आपको बताया है आर्मी की क्लासेस में भी, नियमित रूप से जनगणना जो है यह 1881 में हुई है। ठीक है, इसके अनुसार तो ये 15वीं जनगणना है, समझ रहे हो बात को। बट स्वतंत्रता के पश्चात, आजादी के बाद ये जो जनगणना है 2011 वाली, ये 7वीं जनगणना है। ऑप्शन डी पर आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? ये क्वेश्चन जी वेरी हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही डीपली लिया गया है ये पॉलिटी से, बहुत डीप। इसमें आपको चारों ऑप्शन क्लियर होने चाहिए तभी आप आंसर दे पाओगे। एक बार ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद ही बात करेंगे। पढ़ो ऑप्शन, देखो, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, यह राजेंद्र प्रसाद की समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष नहीं थे बस वो, ठीक है, बाकी सबके अध्यक्ष थे। और समितियां थोड़ी सी हटके हैं, थोड़ी नई हैं। 25 नंबर भी करंट अफेयर जुलाई 2020, इसको भी छोड़ देते हैं। 26 नंबर पे आइए, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को डैश वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। यहां पर भी 3 ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन डाल देते हैं, पीपल डाल देता हूं मैं, कुछ भी डाल सकता हूं भाई, आम का डाल सकता हूं मैं, हमने पीपल डाल दिया है।
बेसिकली क्या पूछा गया है आपसे कि जो फाइकस रिलीजियोसा है यह किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, ये प्रश्न है। वैज्ञानिक नाम तो देखो आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं उनके तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे बरगद का पता होना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय वृक्ष है। ऐसे ही देखो फाइकस जो है ये पीपल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रोहतास का किला वर्तमान में डैश में स्थित है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। इसके आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है भाई, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर है और आज का पेपर में कुछ भी समझाने लायक नहीं है, पेपर एकदम आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। जिसने ये पेपर दिया होगा ना वहां पर, वो भी सोच रहा होगा कि पेपर कहां से बना है। और जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसके बाद से पेपर का लेवल कुछ से कुछ जा रहा है, कुछ भी डाल देते हैं। देखो एक ये रोहतास का किला है और मैं आपको बोलता हूं एक और रोहतास दुर्ग है, ठीक है। ये कहां पे है? ये बिहार में है भाई, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से रोहतास दुर्ग भारत में भी होना चाहिए, है ना, भारत में है। बट जो एसएससी दिल्ली पुलिस की आंसर की है उसमें पाकिस्तान आंसर किया हुआ है, क्योंकि रोहतास का किला एक पाकिस्तान में भी लोकेटेड है, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, रोहतास का किला पाकिस्तान में भी है जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। 28 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? ये करंट का क्वेश्चन नहीं है और अभी भी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहां पर शिखर धवन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, आर प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इस बार दिल्ली पुलिस में यह क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपको पता है आर प्रज्ञानंद जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं शतरंज, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, है ना। और कार्लस मैग्नस के साथ उनका लास्ट मैच है, अभी मैच हुआ नहीं है। अगर वो जीत जाते हैं तो वो क्वेश्चन 100% छपेगा, वो हार भी जाते हैं तो भी वो क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। आर प्रज्ञानंद जो है ये शतरंज से हैं, ऑप्शन ए। 30 नंबर है आपके सामने, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन का लेवल ना बहुत हटके है और थोड़ा हाई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में, ठीक है, वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है। इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या करेंगे? यहां पे माघी मेला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल है भाई, ये पूरा पेपर टफ बनाया है, बिल्कुल टफेस्ट शिफ्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लो इसका आंसर करो, अब इसका आंसर करो, कौन सा कथन गलत है। और ये गलत मत करना, ये आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ जाओगे इसमें क्या आंसर होने वाला है, तो इसको गलत मत करिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं देखो डरावने लगते हैं, लंबे लंबे, बट अगर आपने बेसिक्स क्लियर किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक्स से क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज है तो वो तो फिर आउट ऑफ रेंज सभी के जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन एक गलत है भाई। देखो, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एनीमिया रोग कब से होने लग गया? अनीमिया रोग तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए राइट। 32 नंबर, केंद्रीय बजट 2021-22 से, तो ये भी क्वेश्चन करंट का है, इसको हटा देते हैं। 33 नंबर देखिएगा, बच्चों की कहानी पुस्तक डैश में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। बच्चों की कहानी पुस्तक में एक अकेला काल्पनिक पात्र कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन है भाई। यहाँ तो पुस्तक का नाम है बच्चों की कहानी, उसमें एक अकेला पात्र है जो कि क्या है, द जंगल बुक के मोगली का। ये ऑप्शन ए यहाँ पे एसएससी की आंसर की है। आगे बढ़ते हैं 34, तो 34 भी केंद्रीय बजट 2020-21, इसको भी छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर करिए। ये थोड़ा सा जियोग्राफी का क्वेश्चन है और ये मैं मीडियम लेवल का बोलूंगा, आपको स्थितियां तो पता होनी चाहिए। ये तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कह सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपन ने पढ़ते ही सॉल्व कर दिया था। ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, गांधी जी ने डैश को रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीय से आह्वान किया था। कौन सी तिथि को? ये आपके सामने अवेलेबल हैं ऑप्शंस, आंसर करिए जल्दी से। पेपर आज का टफ है भाई, है ना, बट फिर भी आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होना है कि पूछा क्या गया था और इस बार क्या पूछा जाएगा। हमारा ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट होगा।
निम्न में से किस भारतीय जनता से भू राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? भाई साहब, ये आपका जो प्रश्न है ना, ये आपका मध्यकालीन भारत से है ना, लाइक 1857 की क्रांति के आसपास का। और क्वेश्चन जो है इसका लेवल ही कुछ डिफरेंस है। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ना बोल के, क्योंकि 12th बेस का एग्जाम है, ये ग्रेजुएट लेवल का आपका पेपर है। यहाँ पे ऑप्शन सी कुमार मात्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी को जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, कोंकण भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? कोंकण भाषा में शपथ लेने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? करिए आंसर जल्दी से। गोवा के पहले राज्यपाल जो कोंकण भाषा में शपथ लिए थे। वैसे ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट अफेयर्स का ही है, बट ले लिया है क्योंकि ये पहले हैं तो बन सकता है। भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 39 आपके सामने, और 39 एज इट इज आपका करंट अफेयर 2019 का है, तो इसको भी लेफ्ट कर देते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर जो है ये आप बता पाएंगे। निम्न में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? टीसीएस का एक अलग से ही पैटर्न अपना नया निकल के आया है लास्ट के 3 साल में। ठीक है, घराने से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, घराने से या फिर नृत्य के प्रकार से, नृत्य के प्रकार से थोड़ा सा डीपली जा रहा है। अब बिल्कुल ऊपर ऊपर की बातें चली गई, बिहू किस राज्य का नृत्य है, त्योहार है, ये सभी बातें खत्म है अब, है ना। बट ये पता होनी चाहिए, अगर आ गया तो कैसे करोगे, ये तो पता होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको डीपली जाना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन सी कव्वाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाहक के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? कि यदि आप न्यायालय में झूठे साक्ष्य यानी कि झूठे सबूत पेश करते हैं तो आपको किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है? ये प्रश्न है और इसका आंसर करिए। ठीक है, ये कानून की धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा है ना, और ये धारा है 193, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। धारा तो देखो याद कर लेना भाई है। 42 नंबर, सितंबर 2020 करंट अफेयर्स, इसको भी छोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे आप इतनी स्पीड में क्यों चल रहे हो? क्योंकि जिस क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक लगेगा उसमें समझा देंगे, है ना। अब जिस क्वेश्चन के हम आंसर ही बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं उसमें मैं क्या समझाऊं आपको? ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ पेपर का लेवल किस टाइप का आ रहा है। और अभी मैं पूरे अभी रिसेंटली जो CGL, CHSL, MTS इनके एग्जाम हुए हैं ना, एक बार उनके मैं जीके के सेक्शन को अच्छे से निचोड़ लेता हूं पहले, कि टीसीएस आजकल पूछ क्या रहा है और कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक स्पेशल वीडियो करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जीके की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको कैसे करनी है, कहां से क्या पढ़ना है और किस लेवल तक की तैयारी करनी है ना। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन चाहिए तो। बोला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1988-89, ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये तो कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 44 नंबर देखो, 44 नंबर जो प्रश्न है ना आपका, ये भी क्या है? केंद्रीय बजट 2020-21 करंट अफेयर्स। केंद्रीय बजट से 3 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के। 45, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? देखो ये वाला क्वेश्चन तो आना चाहिए अगर आप लोग आईपीएल के शौकीन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार और एसएससी ने पूछा है अपने किसी एग्जाम्स में, है ना। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, ये पेपर सोल्व करने से पहले भी, है ना। देखो आरसीबी के जो मेंटर थे, जो ऑनर थे, सॉरी, वो कौन थे? विजय माल्या, है ना। वो सांसद के सदस्य भी रह चुके हैं। यहां पे विजय माल्या, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 46 नंबर देखोगे, डैश में वाइनचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आपसे पूछ ले अगर मैरी कॉम के लिए कुछ स्टेडियम बनाया गया, कहाँ पे बनाया जाएगा? ठीक है ना, ढींग एक्सप्रेस जो है हिमा दास, उनके लिए अगर कुछ किया गया है, उनको डीएसपी बनाया गया है, तो कहाँ के लिए बनाया गया है? असम की ना, जहां से वो बिलोंग करते हैं। इसीलिए वाइचिंग भूटिया जो है यहाँ पे सिक्किम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो सिक्किम को आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट है। 47 है, नेपाल के डैश मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर करिए जल्दी से। नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर कहते हैं? किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो सकता है, स्टैटिक जीके के हिसाब से पड़ोसी देश से क्वेश्चन है।
नेबर कंट्री, यहां पर है स्वयंभूनाथ मंदिर, ऑप्शन बी। 48 नंबर आपके सामने है, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी टफेस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसका आंसर कर दो। देखो पता नहीं होगा, मुझे पता है 90% को तो नहीं पता होगा, इतना डीपली पूछा गया है, वो भी राजस्थान की जनरल नॉलेज से क्वेश्चन उठाया है। जूनागढ़ राजस्थान में है ना, जूनागढ़ का अभिलेख, ये क्वेश्चन वहीं से गूगल करोगे तो जूनागढ़ के अभिलेख में ही इसका जो है वो वर्णन मिलेगा इस प्रश्न का। ये बीच में से पैराग्राफ में से प्रश्न बनाया गया है जबरदस्ती टफ करने के लिए। बहाउद्दीन हसन भाई का मकबरा जो है महाबत मकबरे को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 49 आज का सेकंड लास्ट, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन है। 1988 की धारा 43 के अनुसार वहां की अस्थायी पंजीकरण हेतु डैश से अधिक अवधि अनुमानित नहीं है। क्वेश्चन समझ गए हैं? नहीं समझे हैं तो दोबारा से पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 1 महीना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में डैश ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? भारत में किस बैंक को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर कर दीजिए। और देखो आज का पेपर मैं मानता हूं कि टफ था, और ऐसे शिफ्ट भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, सब थोड़ी आसान आएगा, सब थोड़ी टफ आएगा, कुछ मीडियम भी मिलेगा, कुछ ऐसा टफेस्ट मिल जाएगा जिसमें से आपने 10-12 क्वेश्चन पढ़े होंगे, बाकी आपको करंट अफेयर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं इस टेस्ट में, ठीक है। करंट अफेयर पर भी डिपेंड रहिएगा। तो मैं ये कहूंगा जीके आप पढ़ते रहिए, अच्छी बात है, बट करंट अफेयर को जीके से भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर ही ऐसा सब्जेक्ट है, आप 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है। आप जीके जितनी मर्जी रट लो, ठीक है, 40 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के 50 में से, तो आप 25 हद से हद मार पाओगे, 25 मैक्सिमम। और बहुत आपका दिन अच्छा रहा, उस दिन पेपर आपको अच्छा मिलेगा तो 30 से 32, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 40 में से 30 का तो बहुत कम सवाल है, ठीक है। बट करंट अफेयर अगर आपने 8 महीने का पढ़ लिया तो आप 10 में से 8-7 पक्का कर दोगे। करंट अफेयर पे अच्छे से फोकस करिएगा। सहकारी बैंक, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था आज का सेशन, मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल दिल्ली पुलिस के एक और नए शिफ्ट के पेपर के साथ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल इसी लेवल की तैयारी हम आपके लिए करवाएंगे दिल्ली पुलिस की। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।